Hello friends, welcome to Geeky Banker YouTube channel. So today we will start with Unit 14, Module C for IBF Certification Exam IT Security. So what we will cover in this chapter? We'll cover what is threat, what is impersonation, what is DOS or DDoS, SQL injection, cyber espionage, different stages of attack, and we'll see cross-site scripting, we'll see what is zombie computer, we'll see what is pay-per-click fraud, etc. सो 14 चैप्टर जो भी हमारा IBF का प्रिस्क्राइब्ड बुक है, तो बुक में जो भी टर्म है उस सारे टर्म्स को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज थ्रेट. थ्रेट क्या है? ठीक है, पहले ना हम इसको रीड नहीं करते हैं, ऐसे आप समझिए कि थ्रेट क्या है. क्या है? मान लीजिए वैसा कोई भी इवेंट, ठीक है, जिससे आपका सिस्टम जो है, कंप्यूटर जिस पे आप काम करते हो, सर्वर, वो कॉम्प्रोमाइज होता है. ठीक है, और वो थ्रेट जो है उसका मीडियम कुछ भी हो सकता है, कि नेटवर्क थ्रेट होगा या फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है या सॉफ्टवेयर थ्रेट होगा. ठीक है, उसका टाइप कुछ भी हो सकता है. तो थ्रेट क्या है? एन एक्सटर्नल इवेंट विच कॉजेज और मे कॉज हार्म टू एनी इंफॉर्मेशन एसेट. थ्रेट इज नॉर्मली एन इवेंट, अ ट्रिगर और अ हैपनिंग. मतलब वैसा कोई भी एक्सटर्नल इवेंट, ठीक है, वैसा कोई भी एक्सटर्नल इवेंट जिससे आपका इंफॉर्मेशन एसेट जो है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एसेट जो आपका है उसको हार्म होता है. ठीक है, वैसा कोई भी एक्सटर्नल इवेंट जिससे आपका इंफॉर्मेशन एसेट का हार्म होता है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? थ्रेट बोल सकते हैं. ठीक है, तो थ्रेट इज नॉर्मली एन इवेंट, अ ट्रिगर और अ हैपनिंग. ये एक इवेंट हो सकता है, एक ट्रिगर हो सकता है और एक हैपनिंग हो सकता है. ठीक है, थ्रेट में कुछ भी नहीं है समझने के लिए. इट कुड नॉर्मली बी. अब थ्रेट जो है, ठीक है, वो क्या क्या हो सकता है? तो मान लीजिए ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि एक्सटर्नल इवेंट अफेक्टिंग द IT सिस्टम. एग्री? ठीक है, अटैक आ गया, कुछ भी आ गया. इंटरनल इवेंट अफेक्टिंग द सिस्टम, आपका जो अपने ऑफिस का या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण आपका सिस्टम जो है वो, आपका इंफॉर्मेशन एसेट का जो है वो लॉस होता है. ठीक है, हार्म होता है. ठीक है, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया और आपका जो सर्वर था वो बिल्कुल बेकार हो गया, जल गया, तो वो तो आपका इंटरनल इवेंट है ना. अ ह्यूमन एलिमेंट, किसी आदमी या किसी एम्प्लॉय के गलती के कारण मान लीजिए आपके इंफॉर्मेशन एसेट को हार्म होता है. अ नेचुरल इंसिडेंट और अ सीरियस नेचुरल डिजास्टर, फ्लड हो गया मान लीजिए, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन्स आ गए, कुछ ऐसा हो गया, तो इससे भी क्या होगा कि आपके इंफॉर्मेशन एसेट जो भी हैं, सर्वर, सिस्टम, उसको हार्म हो सकता है. अ फोरसीन इंसिडेंट और एन एंटिसिपेटेड एंड अ फियर्ड एक्सीडेंट. फोरसीन इंसिडेंट, अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा कुछ हो जाए, या आपको पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, उस टाइप का इंसिडेंट या एक्सीडेंट, इससे भी आपका जो है इंफॉर्मेशन एसेट का लॉस होगा या हार्म होगा. एन अनफोर्सिन इवेंट, होली अनप्रिपेयर्ड, मतलब ऐसा कुछ भी जिसके लिए आप तैयारी नहीं थे, ऐसा कुछ हो गया. तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया थ्रेट. मतलब आपको डर है कि आपका इंफॉर्मेशन एसेट जो है उसको हार्म हो सकता है, तो इस सब से क्या हो सकता है? हार्म हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट.
डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट्स आर, थ्रेट्स जो है वो दो टाइप का हो सकता है, नेटवर्क रिलेटेड थ्रेट हो सकता है और सॉफ्टवेयर थ्रेट हो सकता है। सो अब नेटवर्क रिलेटेड थ्रेट क्या क्या हो सकता है, देखिए नेटवर्क रिलेटेड थ्रेट हो गया, जैसे हम बात करते हैं डॉस वो नहीं समझ लीजिएगा, डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता था ना, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझना है। डिनाइल ऑफ सर्विस, डीओएस डिनाइल ऑफ सर्विस, डीडीओज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, social engineering and impersonation. So these three, but this is not the only one, there can be many. So these are the example of network related threat. Okay, and example of software threat are SQL injection, ransomware, adware, spyware etc. कि यदि आप कोई सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हो उसको हाईजैक कर लिया जाए। एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, आपका जो डेटाबेस है ठीक है उसका जो है वो एक्सेस जो है किसी तरह वो गेन कर लेते हैं। रैंसमवेयर में क्या है, सिस्टम को लॉक कर दिया, बोलेगा हाँ इतना पैसा दो तो करेंगे। तो ये सब है सॉफ्टवेयर थ्रेट। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि थ्रेट क्या है, ठीक है ये सब भी हमने इसके बारे में भी अभी पढ़ा था कि ठीक है ये थ्रेट क्या क्या हो सकता है इवेंट। देन वी हैड डिस्कस्ड कि डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट्स क्या है, उसका एग्जाम्पल देखा। सो नाउ वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। अब क्या है कि सोशल इंजीनियरिंग एंड इम्पर्सोनेशन ये क्या होता है, देखिए इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, लेकिन उससे पहले ना क्या है देखिए कि मान लीजिए कि ऐसा साइबर क्राइम ठीक है जिसमें अटैकर क्या करता है कि वो आपका दोस्त बन के, आपका भाई बन के, नियर डियर वन बन करके आपसे जो है वो क्रेडेंशियल ले लेता है और फिर आपको परेशान करता है ना। जामतारा सीरीज आपने देखा होगा, तो उसमें क्या बोलते हैं कि आपकी लॉटरी लगी है, या हम बैंक से बोल रहे हैं आपका वेल विशर है, और उसके बाद वो OTP लेता है और फिर ई-कॉमर्स पे जाके वो उसका वो करते हैं, है ना। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, सोशल इंजीनियरिंग एंड इम्पर्सोनेशन। यदि आप बात करेंगे प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, इम्पर्सोनेशन का क्या मतलब होता है, यदि A है मान लीजिए तो A क्या बोलता है, मैं B बोल रहा हूँ। जामतारा में आप देखोगे कि लड़के रहते हैं ठीक है, और वो लड़के क्या बोलते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, लेकिन वो बैंक से तो नहीं बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, वो इम्पर्सोनेशन का ही केस था, ठीक है। अब देखिए सोशल इंजीनियरिंग और इम्पर्सोनेशन है, इसको एक बार देखते हैं डिटेल में कि ये क्या होता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स आर टाइप ऑफ साइबर क्राइम वेयर इन द अटैकर फूल्स द टारगेट थ्रू इम्पर्सोनेशन। मतलब कि टारगेट मतलब विक्टिम मतलब जिसको ठगने वाले हैं, वो जिसको बेवकूफ़ बनाने वाले हैं, वो उनको मूर्ख बनाते हैं थ्रू इम्पर्सोनेशन। दे माइट प्रिटेंड टू बी योर फ्रेंड, योर नियर और डियर वन, बट देयर मोटिव इज टू गेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ योर्स एंड दस डिफ्रॉडिंग द एक्चुअल यूजर्स और ऑनर ऑफ द डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले क्या करेंगे, दे विल जस्ट विन योर कॉन्फिडेंस, और एक बार जब आपका विन कर लेगा तो फिर क्या करेगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं, बैंक में है तो मान लीजिए कस्टमर का डेटा मांग सकता है। अब मान लीजिए अपने आप को एक कॉमन पीपल यदि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो तो क्या करे, आपके साथ क्या कर सकता है, तो आपका क्या करेगा, आपसे OTP मांगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या करेगा, गेन करेगा, आपका कॉन्फिडेंस को गेन करेगा, और तब आपको क्या करेगा, वो ठगेगा। A type of fraud where an attacker poses as a trusted person to steal money or sensitive information from a company. या तो पैसा चुराना चाह रहा है या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, तभी वो ऐसा करता है। The goal of these bad actors is to transfer money into fraudulent account, share sensitive data or reveal login information into hack an officer's network. बिल्कुल, आपसे वो यदि डेटा लेगा, आपसे यदि मान लीजिए इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेगा, तो आप जिससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, यदि आप सर्वर का आप क्रेडेंशियल दे रहे हैं तो सर्वर को एक्सेस करके फिर आगे वो करेगा। यदि आप OTP दोगे तो आपके अकाउंट से पैसे निकालेगा, ठीक है। यदि आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कोई सेंसिटिव डेटा आप देते हैं तो वो फिर उसे आगे सेल करेगा या फिर उसका मिसयूज़ करेगा।
तो ये सब क्या है, ये सब है सोशल इंजीनियरिंग एंड इम्पर्सोनेशन, कि कोई आदमी जो है वो जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानता है, जिसको बस आपको ठगना चाह रहा है, तो वो क्या करता है, आपको पहले आपका कॉन्फिडेंस गेन करता है और फिर आप जहाँ कहीं भी हो, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो आपसे जो है वो चीज़ कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद जो है वो आपको चीट करेगा। यदि बैंक में है तो, या मान लीजिए आप बैंक में हो, आईटी देख रहे हो, सर्वर का क्रेडेंशियल है आपके पास, तो आपका क्रेडेंशियल लेगा, हो सकता है कि आपसे पैसा भी लेने का कोशिश करे। तो दिस इज सोशल इंजीनियरिंग एंड इम्पर्सोनेशन। सो नाउ नेक्स्ट चीज क्या है हमारा, थ्रेट वेक्टर और वर्सेस वल्नरेबिलिटी। चलिए पहले वल्नरेबिलिटी देख लेते हैं, बहुत कॉमन टर्म है ये। अच्छा एक बात बताइए, वल्नरेबल क्या होता है, व्हाट इज वल्नरेबल? वल्नरेबल क्या है? आपको पता है कि मान लीजिए कि कोई बैट्समैन है, कोई बैट्समैन है, ए बैट्समैन है, वो शॉर्ट बॉल को नहीं खेल पाता है, ही डजेंट नो हाउ टू प्ले शॉर्ट बॉल्स। तो अब मान लीजिए ए जब बैटिंग करने आता है तो लोग बोलते हैं ना कि ये वल्नरेबल है शॉर्ट बॉल के लिए, मतलब कभी भी आउट हो जाएगा शॉर्ट बॉल पे। तो मतलब क्या है कि आपको ए के बारे में पता है कि ए का जो है वो शॉर्टकमिंग्स क्या है, ए का वीकनेसेस क्या है, ठीक है ना, ये या कहाँ पे ये वल्नरेबल हो सकता है, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी क्या होता है कि आपके सिस्टम में जो भी वीकनेसेस हैं, लूपहोल्स हैं, वो आपको पहले से पता है, दिस इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटी। और जब कोई साइबर क्रिमिनल उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके आपके सिस्टम में इन करता है, तो फिर वो हो गया क्या, साइबर क्राइम। तो वल्नरेबिलिटी तो समझ में आ गया कि जो एग्जिस्टिंग जो वीकनेसेस हैं आपके सिस्टम के, तो दिस इज वल्नरेबिलिटी। ना हम देखते हैं कि थ्रेट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। थ्रेट वेक्टर जो है वो क्या है, ठीक है। थ्रेट वेक्टर क्या है कि इज द मैनर और द मेथड थ्रू विच द थ्रेट विल अटैक। थ्रेट वेक्टर क्या है कि एक मैनर है और मेथड है जिसका यूज करके जो है वो क्या करेगा, आप पर अटैक किया जाएगा। मतलब मीडियम समझ लीजिए, थ्रेट वेक्टर मतलब मीडियम, साइबर क्राइम का मीडियम क्या होगा, कैसे आपके सिस्टम तक वो पहुंचेगा, मेथड क्या होगा। तो क्या है थ्रेट वेक्टर? अ मेथड ऑफ अचीविंग unauthorized network access to launch a cyber attack. Attack vectors allow cyber criminals to exploit system vulnerabilities to gain access to sensitive data, personal information, गलत लिखा हुआ है, and other valuable information accessible after a data breach. तो थ्रेट वेक्टर क्या है? थ्रेट वेक्टर एक मैकेनिज्म है, एक मेथड है जिसके थ्रू साइबर क्रिमिनल जो है वो क्या करेंगे, अनऑथोराइज्ड एक्सेस करेंगे आप नेटवर्क को या सिस्टम को, ठीक है। और वो कैसे इन करते हैं, तो जो भी वल्नरेबल चीज़ है, वल्नरेबिलिटी जो आपके सिस्टम में है, उसको वो एक्सप्लॉइट करके फिर करेगा। एक बार सिस्टम में आ गया तो जिस टाइप का वो सिस्टम है उस टाइप का एक्सप्लॉइट करेगा वो, ठीक है। तो थ्रेट वेक्टर क्या हो गया कि मीडियम और मेथड्स। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ थ्रेट वेक्टर क्या है, कहाँ से क्या मीडियम हो सकता है आपके सिस्टम तक आने के लिए, तो नेटवर्क हो सकता है। अब यूजर्स भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, यूजर्स भी हो सकता है, ईमेल भेज दिया, वहाँ पे लिंक दे दिया, लिंक पे क्लिक किए, बस स्क्रिप्ट रन कर गया, सिस्टम हाईजैक। वेब एप्लीकेशंस हो गए, रिमोट एक्सेस पोर्टल हो गए, मोबाइल डिवाइसेस भी हो गए। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ थ्रेट वेक्टर। ये सब क्या है, थ्रेट वेक्टर का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डॉस अटैक। डॉस अटैक क्या है? डॉस अटैक क्या है कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज एन अटैक meant to shut down a machine or a network, making it inaccessible to its legitimate users. देखिए डॉस अटैक क्या है, पहले इसे समझ लीजिए एक बार। मान लीजिए कि एक सर्वर है, ठीक है, और मान लीजिए इसमें जो हार्डवेयर्स यूज हुआ है, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, मान लीजिए ये 100 कॉन्करेंट यूजर को हैंडल कर सकता है। कॉन्करेंट मतलब एक साथ साइमल्टेनियसली। अब मान लीजिए हम क्या करें कि बॉटनेट से या फिर किसी भी मीडियम को यूज करके इस सिस्टम के ऊपर जो है वो 10,000
कॉन्करेंट ट्रैफिक भेजेंगे तो क्या ये तो इनएक्सेसिबल हो जाएगा। जो फर्जी यूज़र्स हैं, ये जो मैं फर्जी यूज़र्स का ट्रैफिक भेज रहा हूँ इसके ऊपर, इससे क्या हो जाएगा, ये बैठ जाएगा। ठीक है, तो जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं, जिस यूजर्स के लिए इस साइट को बनाया गया है, वो तो कभी यूज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो डॉस अटैक में क्या होता है कि ऐसे ही करते हैं। अटैकर क्या करेगा कि जो भी आपका वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर के ऊपर इतना ट्रैफिक भेज देगा, ठीक है, कि आपका वेब सर्वर जो है वो उसके बाद हैंडल ही नहीं कर पाएगा, बिल्कुल मर जाएगा वो। ठीक है, वो आगे हैंडल ही नहीं कर पाएगा ट्रैफिक को। तो जो उसके यूजर्स हैं, जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं, जिस यूजर्स के लिए उसको बनाया गया है, ठीक है, तो वो यूजर उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। दिस इज डॉस अटैक। ठीक है, चलिए एक बार इसे रीडिंग देते हैं। A denial of service attack is an attack meant to shut down a machine or a network, making it inaccessible to its legitimate users. DOS attack accomplishes this by flooding the target with traffic or sending it information that triggers a crash. In both instances, the DOS attack deprives legitimate users, जो भी हैं, they expected. जो चाह रहे थे वो सर्विस उसे मिलेगा नहीं। Victim of DOS attack often target web servers of high profile organization. ये जो अटैकर होते हैं, ठीक है, वो कैसे सिस्टम को टारगेट करते हैं, मान लीजिए तो जो हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंकिंग हो गया या ई कॉमर्स के सर्वर हो गए, मीडिया कंपनीज हो गया, गवर्नमेंट और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो वहीं पर ये जो है वो क्या करते हैं, तो ये दोबारा लिखा गया, तो वहीं पर जो है उसी सर्वर्स को जो है वो टारगेट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज डॉस अटैक। अच्छा, जब भी व्हेन वी टॉक अबाउट डॉस, तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि डॉस और डीडीओएस, डीओएस और डीडीओएस में क्या अंतर है? डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस यही होता है ना डॉस, और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो क्लैरिटी होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। डॉस हो गया आपका क्या, डिनाइल ऑफ सर्विस, डीडीओस क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। डॉस में क्या होता है कि मान लीजिए जो आपका टारगेट सिस्टम है, मान लीजिए कि आपका कोई टारगेट सिस्टम है, ठीक है, तो हमारा जो टारगेट सिस्टम है ना, उस पर हम एक ही कंप्यूटर से, मान लीजिए एक कंप्यूटर से इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो इन डॉस सिंगल सिस्टम इज यूज्ड एंड इन डीडीओएस मल्टीपल सिस्टम इज यूज्ड फॉर अटैक। यानी डीओएस में क्या हो रहा था कि आप सिंगल सिस्टम से इस पर अटैक कर रहे थे, डीडीओस में क्या होगा, मल्टीपल सिस्टम से आप इस पर अटैक कर रहे हो। अटैक करना मतलब यू आर जस्ट सेंडिंग फेक ट्रैफिक सर्वर को डाउन करने के लिए। ठीक है, डॉस अटैक कैन बी ब्लॉक्ड इजिली एज ओनली वन सिस्टम इज यूज्ड। डॉस में क्या होता है, आप सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हो, बट डीडीओस में नहीं होगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल डिवाइसेज आर सेंडिंग पैकेट्स एंड अटैकिंग फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस। इसमें आप नहीं कर पाओगे, मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व। एक को ब्लॉक करोगे, दूसरा अभी 10 दिखेगा, 10 को बंद करोगे तब तक हो सकता है कि 25 और नए आ गए हैं। ठीक है, तो दिस इज डीडीओस। अब क्या कि डॉस अटैक्स आर इजी टू ट्रेस एज इट इन्वॉल्व सिंगल सिस्टम, और डिफिकल्ट इसमें कुछ है नहीं। और वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है ही है कि मान लीजिए यदि डॉस में, डीडीओज में, ठीक है, ये डॉस में जो है वो सिंगल सिस्टम है इन्वॉल्व, तो लेस ट्रैफिक होगा, इसमें जो है वो मैसिव वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक होगा। तो ये जो है वो डॉस और डीडीओस में जो है वो डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब डॉस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट ज़ॉम्बी कंप्यूटर क्या होता है। हमने मूवीज़ में देखा है ना कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वो ज़ॉम्बी है, अब दूसरे को यदि वो बाइट करता है या ऐसा कुछ करता है तो वो भी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। मतलब ज़ॉम्बीज के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, लिविंग डेड। जिंदा तो है लेकिन मरा हुआ जिंदा है वो। तो सिस्टम भी ऐसा ही होता है। ज़ॉम्बी में क्या होता है कि मान लीजिए एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, और जिसको ना हैकर जो है, मान लीजिए जो साइबर क्रिमिनल है, इसको हैक कर चुका है, ये सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपको लग रहा है कि ये आपका सिस्टम है, ये एबीसी का सिस्टम है, बट ये एबीसी का सिस्टम नहीं है, अब ये हैकर का सिस्टम है। ठीक है, ज़ॉम्बीज वाले में क्या है कि जो मान लीजिए सिस्टम है हमारा, ठीक है,
जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, देखिए ज़ॉम्बी में क्या है कि मान लीजिए ये हमारा एक सिस्टम है, ये ABC का सिस्टम है, वो अपना यूज़ कर रहा है, इंटरनेट पे अपना काम कर रहा है जो भी काम करना है। लेकिन क्या है कि साइलेंटली और स्विफ्टली वट एवर यू विल से कि इसको ना हैक कर लिया गया है साइबर क्रिमिनल के द्वारा, ठीक है। साइबर क्रिमिनल ने इसे क्या कर लिया हुआ, हैक कर लिया हुआ है। इसे लग रहा है, ABC को लग रहा है कि नहीं मेरा सिस्टम एकदम सही है, बट ये सिस्टम अब क्या हो रहा है कि इस सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है यही DDoS अटैक के लिए। ऐसे ही सिस्टम का जो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम होता है उसका यूज़ किया जाता है। यदि मैं ऐसे कहूँ कि अ ज़ॉम्बी इज अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क दैट हैज़ बीन compromised by a cyber criminal, a virus or a trojan, anything, and it can be used remotely for malicious task। इसको जो है वो हैकर जो है वो रिमोटली यूज कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये ABC, ये जो हमारा ऑनर है, ठीक है, ज़ॉम्बी कंप्यूटर, ये तो अब ज़ॉम्बी कंप्यूटर बन चुका है, रिमोटली हैक कर रहा है और इसके थ्रू और भी सिस्टम को जो है वो हम इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ABC को लग रहा है कि इसका सिस्टम सही है, इसको नहीं लग रहा है कि ये साइबर क्रिमिनल इसको जो है वो यूज़ करके और भी इन्फेक्ट करा दूसरे सिस्टम को। तो इसीलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, लिविंग डेड, यानी ये लिविंग है। ABC के लिए ये जो है वो लिविंग है, ABC के लिए लिविंग है, लेकिन ये डेड है, ठीक है। तो ये हो गया ज़ॉम्बी कंप्यूटर, ठीक है। अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क दैट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड बाय अ हैकर, अ वायरस, इट कैन बी यूज्ड रिमोटली फॉर मैलिशियस टास्क, and most owner of zombie computer do not realize that their system is being used in this way, ठीक है। and these system are also used for DDoS attack, ठीक है, ठीक है। अब ना यहाँ पे हम एक और देखते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे बुक में है कि पे पर क्लिक फ्रॉड क्या होता है। पे पर क्लिक, पेपर नहीं, पे पर क्लिक, ठीक है। मैं जैसे लिखता हूं यहाँ पे कि पे पर क्लिक, ये फ्रॉड क्या होता है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि आप ना फ्री में मूवी डाउनलोड कर रहे हो, मैंने आपका कि अभी मान लीजिए जब मैं अभी बात कर रहा हूँ तो भोला मूवी रिलीज़ हुआ है ना, ठीक है। आपको है कि ये मूवी मुझे ना अभी डाउनलोड करना है, तो आप जाते हो गूगल में लिखते हो कि हाँ ये फ्री डाउनलोड ऑफ भोला मूवीज़ HD, ठीक है। अब आपको साइट मिलेंगे, फिर आप कंट्रोल दबा के टक 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 10 साइट खोल लिया आपने। अब क्या है कि जब आप मान लीजिए कोई ऐसा मिल गया जहाँ पे लिखा रहता है हाँ डाउनलोड मूवी, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, जब मान लीजिए कि कहीं पे लिखा है कि यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है डाउनलोड, ऐसे करके लिखा रहता है ना डाउनलोड, ऐसे जब आप क्लिक करोगे यहाँ, ठीक है, जब आप क्लिक करोगे तो ऐसा नहीं है कि मूवी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको कोई और पेज पे लेके चला जाएगा, फिर वहाँ पे आपको कुछ लिखा होगा कि वही MPL, अभी IPL चल रहा है मान लीजिए, कुछ ऐसा मिलेगा कि यहाँ क्लिक करो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीजिंग 10 9 8, जब तक वो 0 पे पहुँचेगा तभी आप क्लिक कर पाओगे। जब आप वहाँ क्लिक करोगे फिर ये कहीं और लेके चला जाएगा, फिर देगा फाइल नोट फाउंड या कुछ और। मतलब एक काम करने के लिए आपसे वो 10 जगह क्लिक करवा रहा है, ठीक है। और होता क्या है कि हम जो है वो अब जिस पेज पे आप क्लिक कर रहे हो ना, तो जो वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पे क्लिक के पैसे मिलते हैं, जो मान लीजिए पोटेंशियल बायर नहीं है सिस्टम का, ठीक है। अब मान के चलो आप ऐसा करो कि गूगल में जब आप एडवर्टाइज देते हो तो दो एडवर्टाइज होता है, मान लीजिए एक स्किपिंग ऐड होता है और एक इन स्ट्रीम ऐड होता है। तो स्किपिंग ऐड में क्या है कि जब भी कोई ठीक है स्किपिंग छोड़िए, इन स्ट्रीम मान लीजिए जब भी कोई आदमी देखता है और आप नीचे में लिंक जो देते हो, ठीक है, कि आप वेबसाइट पे या अपने चैनल पे कहीं आपको ले जाना है, तो क्लिक करता है तो वो काउंट हो जाता है। हो सकता है कोई पोटेंशियल बायर नहीं हो, हम गलती से भी क्लिक करवा रहे हैं, ठीक है। या मान लीजिए कोई ऐसा वेबसाइट है जो मान लीजिए कोई सर्वे कराने का, सर्वे नहीं, मान लीजिए कोई ऐड है जिस ऐड को देखने के लिए पैसे दे रहा है, ठीक है। तो अब कोई वेबसाइट क्या करेगा कि उसको इनकैश करने के लिए वो क्या करेगा कि ये फर्जी क्लिक्स करवाएगा, ठीक है।
फर्जी क्लिक्स करवाएगा। जो मैंने अभी बताया था कि मूवी डाउनलोड पे गए, फिर कोई और पेज आ गया, फिर कोई और पेज आ गया, फिर कोई और पेज आएगा, बाद में आ जाएगा फाइल नोट फाउंड। या हो सकता है आपको डाउनलोड भी करने दे, लेकिन एक काम करने के लिए आपसे 25 क्लिक करवा रहा है वो, और ये 25 में से 25 क्लिक या 20 क्लिक जो है उसे उस वेबसाइट को पैसे मिलेंगे, तभी वो जो है वो इलीगल काम भी कर रहा है, नया मूवी को अपने साइट पे या रख रखा है जिसे लोग डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो दिस इज पे पर क्लिक फ्रॉड, दिस इज पे पर क्लिक फ्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आगे जाने से पहले जो है वो आप लोगों के लिए एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि आप अभी IABF सर्टिफिकेशन एग्जाम IT सिक्योरिटी का जो है ये पढ़ रहे हो। ठीक है, तो लेक्चर्स आर फ्री, लेक्चर्स हमेशा फ्री रहेगा, यूट्यूब पे है, ये फ्री है। लेकिन यदि आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं ना, ये मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट जो है वो जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, या सिलेबस चेंज हुआ है मान लीजिए, या कुछ नया टॉपिक आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मॉक टेस्ट में हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो आप यदि वो मॉक टेस्ट एक्सेस करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हो कि जो भी आप यहाँ पे वॉच कर रहे हो लेक्चर, उसको रिवाइज करना चाह रहे हो, या रन टाइम में एग्जाम से पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो मॉक टेस्ट है, 600+ क्वेश्चंस आपको मिलेगा उधर। ठीक है, तो जस्ट गो एंड डाउनलोड Geeky Banker ऐप टू एक्सेस दैट मॉक टेस्ट। वी हैव अपलोडेड ऑन 21। Okay, so just go and download this app. Next, what is SQL injection? SQL injection क्या है? चलिए पहले इसको पढ़ने से पहले ना समझते हैं क्या होता है SQL injection। देखिए कि मान लीजिए कोई वेबसाइट आप विजिट करते हो, कोई वेबसाइट आप विजिट करते हो जहाँ पे है कि मान लीजिए आपको यहाँ पे यूज़र नेम देना है, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड देना है। अब हैकर जो होते हैं, ठीक है, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, तो वो क्या करेंगे कि इसमें ना यहाँ पे पास कर देंगे, यहाँ पे ना जहाँ पे मान लीजिए आपका नाम है ABC, आप ABC कुछ डालोगे, ऐसा कुछ होगा ना, abc@gmail.com, या फिर अपना मोबाइल नंबर डालोगे, तो वो क्या डाल देगा, मान लीजिए समथिंग लाइक दैट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, वो यहाँ पे ये डाल देगा। अब मान लीजिए यदि आप टेक्निकल लोग हैं, अब देखिए प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग में क्या होता है, मतलब सिंपली मैं बताऊं तो ऐसे ही कुछ होता है ना कि आपको जो ये यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है, तो आप अपने प्रोग्राम में जो है, अब जिस भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो तो आप डालते हो ना, फिर डेटाबेस से क्वेरी मारते हो ना कि मान लीजिए कि सेलेक्ट ID वेयर यूज़र नेम, जो भी कॉलम का नेम है, यूज़र नेम इक्वल टू जो भी डाला उसने, ABC डाला तो ABC। अब ABC में तो क्वेरी आ गया ये। अब यदि वहाँ पे यूज़र नाम का टेबल है, जो होता ही है आजकल, लोग एलियास यहाँ पे कुछ कुछ लगाते रहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो सारा कुछ लेके चला आएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये 90s में होता था, आजकल टाइम में तो ये नहीं हो रहा है, जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे होता है। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया, आप समझ लिए होगे कि कैसे काम करता है। जहाँ पे मुझे यूज़र नेम डालना था वहाँ पे मैंने क्वेरी इंसर्ट कर दिया। तो अब इसको ना प्रिवेंट किया जा रहा है। अभी प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि जैसे पैरामीटराइज्ड क्वेरी हम यूज़ करते हैं विथ बॉन्ड, ठीक है, टाइप्ड पैरामीटर या पैरामीटराइज्ड स्टोर्ड प्रोसीजर हम लोग ये यूज़ करते हैं। वी विल नॉट डिस्कस दिस इन डिटेल, बस आप SQL इंजेक्शन समझ लो क्या होता है। तो मैंने ही बताया कि ये ऐसा कुछ होता है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया। अब थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि क्या है ये, ठीक है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। SQL injection attack consists of insertion or injection of SQL query via the input field from the client to the application। जो मैंने बताया था, यूजर नेम वाले फील्ड में क्वेरी टाइप कर रहा था वो। और सक्सेसफुल SQL injection exploit can read sensitive data from the database, modify database data, insert, update, delete, CRUD ऑपरेशन तो चला ही सकता है, execute administrative operation on the database, तो ये सब हो सकता है SQL injection से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जीरो डे थ्रेट क्या है। देखिए जीरो डे थ्रेट क्या है, मान लीजिए कि आपने ना किसी वेंडर को बोला था कि हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया। उसको पता है कि ना कुछ इशू है इसमें, तो मान लीजिए नहीं भी पता, तो इसमें जो इशू है फर्स्ट दिन जिस दिन आपने लिया था, यानी जीरो डे जिस दिन आपने लिया ना, उसी दिन से उसमें इशू है। यदि उसको पता है वो आपको नहीं बताएगा, फिर उसको पैच देना पड़ेगा। आप जब तक फाइंड करोगे या कुछ ऐसा मिसहैपनिंग्स होगा तो फिर वो पैच दे देगा आपको।
तो दिस इज जीरो डे थ्रेट। क्या होता है? अ जीरो डे थ्रेट इज अ थ्रेट दैट एग्जिस्टेड ऑन द डे ऑफ द सॉफ्टवेयर, ऑन द डे द सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड, आइदर मच बिफोर द यूजर कम्स टू नो ऑफ इट। आपको कैसे पता चलेगा? आज मान लो आपको आज कोई दे रहा है, ठीक है, आज सॉफ्टवेयर दिया आपको, तो जब तक उसमें कुछ इश्यू नहीं आएगा तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? हो सकता है जो प्रोग्रामर हो उनको पता हो कि ये कंडीशन कुछ ऐसा होगा तो इशू आ जाएगा इसमें। आप सब लोग जो भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं उन सबको पता होगा, हमें पता होता है कि हाँ इशू आ सकता है, ठीक है ना। तो जीरो डे थ्रेड क्या है कि दैट एग्जिस्टेड ऑन द डे ऑफ द सॉफ्टवेयर, द डे द सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड, आइदर मच बिफोर द यूजर कम्स टू नो ऑफ इट। It is a weakness in the software application which the developer or the seller is either not aware or pretends to be unaware, since there is no patch ready for it and still delivers the product, recover the content of a given file present on DBMS file system and in same cases in issues command to the operating system। क्या है कि वो थ्रेट अब हो क्या सकता है, जो मान लीजिए जीरो डे थ्रेट है, तो इन सम केसेज इशूज कमांड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पे आप ध्यान मत दो, ठीक है। ये ऐसे ही रह गया था इधर, ठीक है। और थ्रेट कैन बी एनी टाइप ना, थ्रेट कैन बी ऑफ एनी टाइप। थ्रेट जो है वो किसी टाइप का हो सकता है। तो जीरो डे थ्रेट यही है, जो फर्स्ट दिन से जो है वो सॉफ्टवेयर में है, आपको पता नहीं है, जिस दिन वो थ्रेट आएगा आपके पास, ठीक है, उस दिन पता चलेगा कि हाँ ये थ्रेट था, ठीक है। तो दिस इज जीरो डे थ्रेट। अब क्या है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है? बिफोर डिस्कसिंग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक बार ना हम लोग पढ़ते हैं कि ओरिजिन क्या होता है, ठीक है ना। ओरिजिन क्या है, कैसे हम बोलेंगे कि दो सिस्टम जो है वो एक ही ओरिजिन में है? देखिए अच्छे से इसको समझना है। ओरिजिन के लिए क्या होता है कि तीन चीज़ें होती है। पहला हो गया कि कोई भी जो एप्लीकेशन है, मान लीजिए जो सर्वर है, ठीक है, वो आपका कहाँ होस्टेड है, उसका जो आईपी है, डोमेन देन बात होती है पोर्ट की, और देन प्रोटोकॉल। यदि ये तीनों सेम है, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या कि ये जो है वो क्या है कि सेम ओरिजिन में है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि abc.com/ कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए फू, ठीक है, और मैं एक और लिखता हूं कि, और इसमें ऐसा कुछ कर देते हैं abc.com81/foo। क्या ये दोनों सेम है, सेम ओरिजिन है? तो आंसर इज नॉट, नहीं है। देखिए बाय डिफॉल्ट जो वेब सर्वर होते हैं वो 80 पोर्ट नंबर पे रन करता है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया हुआ था, 81 कर दिया हुआ था। पोर्ट चेंज मैंने कैसा बोला कि आपका आईपी या डोमेन, पोर्ट और प्रोटोकॉल तीनों सेम होगा तभी होगा, तो ये सेम ओरिजिन में नहीं है, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ कि abc.com, ठीक है, http, ठीक है, और https/foo, ठीक है, abc.com/fo। क्या ये दोनों सेम ओरिजिन है? नहीं है। ये देखो प्रोटोकॉल बदल गया, ठीक है, नहीं है ये सेम। अब मान लीजिए मैं कुछ ऐसा एग्जांपल देता हूं कि ये पहले मान लो कि कुछ ऐसा है http abc.com/foo, http abc.com/jado। क्या ये सेम है? तो ये सेम ओरिजिन में, प्रोटोकॉल सेम है, डोमेन सेम है, और यहाँ पे पोर्ट नंबर भी चेंज नहीं हुआ है। दोनों में मैंने पोर्ट नंबर नहीं डाला है, दैट मीन्स कि दोनों में 80 है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वेब सर्वर 80 होता है, ठीक है। अब ये पाथ बदल रहा है, पाथ बदल सकता है। तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में, ओरिजिन तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, मान लीजिए होस्टेड है, इंडिया में कहीं पे होस्टेड है,
यूएसए में कोई यूज़ कर रहा है इसे, ठीक है। यूएसए क्या, आप इंडिया में ही कर लो, ऐसा ना लगे कि कंट्री डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। हम मानते हैं इंडिया में ही कहीं और जो है, ये मान लीजिए कि मुंबई में है और इसे जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं राजस्थान में, ठीक है। इसे हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि प्लेस बदलने से कुछ ओरिजिन का मतलब है, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पर जो यूज़र है ना बैठा हुआ, ठीक है, उसके सिस्टम पे बाय हुक बाय क्रुक वो जो भी यूज़ कर रहा था ना, इसका जो भी एप्लीकेशन होस्ट है, उस एप्लीकेशन को जब इसने ओपन करा तो इसके खुद की गलती से या फिर साइबर क्रिमिनल ने या अटैकर ने क्या कर रखा था, प्लांट कर रखा था इस सिस्टम पे कुछ स्क्रिप्ट। जैसे ये ओपन किया, वहाँ पे कुछ क्लिक क्लिक किया और इसके सिस्टम पे वो स्क्रिप्ट रन कर गया। अब क्या होगा कि ये एप्लीकेशन खोल के यहाँ पे इसे एक्सेस कर रहा ना, तो इसका जो सिस्टम है, मान लीजिए ये एबीसी है, एबीसी के सिस्टम के ब्राउज़र को ये नहीं पता कि ये कहीं और से आया है। वो लगता है कि नहीं, जिस इसी सिस्टम का है तो इतना सिक्योरिटी चेक नहीं करता और रन कर देता है, और उसका इफेक्ट कहाँ, इधर आएगा। तो इसी को ना प्रिवेंट करना है, रोकना है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को, ठीक है। सबसे पहले मोजिला लेके आया था इसको रोकने के लिए अपने ब्राउज़र में, ठीक है, जहाँ पे आप सेटिंग कर सकते थे। चलिए अब पढ़ते हैं, समझ लिया जो भी समझना था हमें। क्या है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है कि इज एन अटैक in which an attacker inject malicious executable script into the code of a trusted application or website. Attackers often initiate an XSS attack by sending a malicious link to a user and persuade the user to click it. जब तक क्लिक नहीं करेगा ये यूज़र जो है यहाँ पे क्लिक नहीं करेगा तो वो उसका स्क्रिप्ट तो रन नहीं होगा ना, तो रन करने के लिए क्लिक तो करवाना होगा। The attacker aims to execute malicious script in a web browser of the victim by including malicious code in a legitimate web page or a web application. The actual attack occurs when the victim visits the web page or web application that executes the malicious code. मतलब आपने कोई वेबसाइट ओपन किया, मान लीजिए आपने गूगल का किया, अब गूगल के ही होम पेज पे ना आपको कुछ दिख गया यहाँ पे, ठीक है, जो आप सर्च करना चाह रहे हो, मान लो कुछ मोबाइल बाय करना है, वहीं पे आ गया बाय मोबाइल, क्लिक किया, बस क्लिक किया, आपका काम खत्म, ठीक है, स्क्रिप्ट रन कर गया जो भी करना था, ठीक है। तो दी वेब पेज और वेब एप्लीकेशन बिकम्स अ व्हीकल टू डिलीवर द मैलिशियस स्क्रिप्ट टू द यूजर ब्राउजर। तो ये होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, कि दूसरे के एप्लीकेशन पे अपना स्क्रिप्ट रन करवाना, ये साइबर क्रिमिनल करता है। वो क्या करता है कि ए बी सी जो है, ए है मान लीजिए, वो यदि XYZ कंपनी का कोई वेबसाइट खुला हुआ है तो वहाँ पे जैसे ही वो ए जो है वो XYZ कंपनी की वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो वहाँ पर उसने कुछ लिंक उससे क्लिक करवा लेगा और वो स्क्रिप्ट रन करवा लेगा उधर। अब यूज़र को लगेगा कि वो तो XYZ की कंपनी का ही कोई लिंक है, लेकिन वो उसका लिंक तो है नहीं, तो दिस इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब बफर ओवरफ्लो क्या है, देखिए बफर ओवरफ्लो क्या है। ओवरफ्लो है तो ये तो पता ही है कि यू आर पुटिंग टू मच इंफॉर्मेशन इनटू ए स्पेस इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी। मान लीजिए कि इंटीजर 4 बाइट का है, मान लीजिए कुछ ऐसा मान लेते हैं, एक आपने लिया 1 2 3 4 बाइट का लिया। अब मान लीजिए कि उसमें ना 1 2 3 4 5 6 मतलब टाइप करना था, अब हमने क्या किया 8 9 भी जोड़ दिया। अब मान लीजिए कि वो इसमें नहीं आ पाया, आप ये मत समझना कि 4 यहाँ पे है तो 1 2 3 4, ऐसा नहीं, मैंने आपको बताने के लिए लिया हुआ है। चलिए इसको और थोड़ा सिंपल कर देते हैं, कुछ नहीं, सिंपल। मान लीजिए कि कोई डेटा है, इस 4 में आ जाएगा, लेकिन आपने ना ये 6 का डाल दिया। अब मैं डिजिट नहीं बोल रहा हूँ इधर, आपने 6 साइज का कुछ डाल दिया। तो ये क्या है कि अब यदि आपको पता होगा तो कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर में जब आप प्रोग्राम करते हो C या C++, जब आप पॉइंटर पे खेल रहे होगे कॉलेज टाइम में, जब आप काम कर रहे होगे तो वहाँ पर हम करते हैं ना स्पेस, मतलब जिस टाइप का पॉइंटर है, ठीक है, उतना स्पेस उसको एलोकेट करते थे, मैलॉक कैलॉक और ये लॉक, कुछ याद होगा तो इस टाइप का होता था ना मेथड। चलिए छोड़िए, उसको नहीं याद है, कोई बात नहीं। तो होता क्या है कि ये जितना भी साइज आपको एलोकेटेड है ना, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो जो साइज मिला आपको, ये साइज मिला है आपको कि भाई इतने ही दूर में आपको यही स्पेस में आपको अपने डेटा को रखना है आप, लेकिन आपका जो डेटा है वो भाग जा रहा है, वो यहाँ तक आ जा रहा है।
वो आप यहाँ नहीं रख पा रहे हो बीच में, तो दिस इज बफर बफर ओवरफ्लो। लेकिन अब है क्या कि इसका नुकसान क्या है, मान लीजिए अटैकर जो है वो इसको यूज़ करके कैसे क्या करता है। सबसे पहली बात क्या है कि मान लीजिए कि ये जो 4 कंसेक्यूटिव स्पेसेस आपको मिले थे, तो अब आप जब कर रहे हो तो आपका डेटा यहाँ तक स्टोर हो रहा है मान लीजिए, तो यहाँ जो भी पहले से लिखा हुआ था वो तो ओवर रिटन हो जाएगा, है ना, ओवर रिटन हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नुकसान इसका यही है। अब अटैकर क्या करते हैं, कभी कभी कोड भी प्लांट करते हैं कि जैसे ओवरफ्लो हुआ, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपका डेटा एंड हो रहा है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा लिखेंगे कि उसके नेक्स्ट बिट पे यदि कुछ लिखा है तो उसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। देखिए क्या है, a buffer overflow is putting too much information into a space in a computer's memory. A computer allocates some memory space for storing some information, and in that space some variable with larger space comes, resulting in overflow of the space, rendering the last byte or the last few bytes not getting stored. This portion code stack is exploited by the attackers to store the information by overwriting the return address to point at the stack containing the instruction placed by the attacker. कि ये जो लास्ट वाला आप यूज़ कर रहे हो तो दूसरे प्रोग्राम का जो ये था, ठीक है, मान लीजिए दूसरे प्रोग्राम को ये मिला था, ठीक है, अब आप इसे जो है वो क्या करता है, वो एक्सप्लॉइट करता है कोड एग्जीक्यूट करने के लिए भी। यहाँ से वो पढ़ के नेक्स्ट बिट पे जाएगा और फिर वो लेके आ जाएगा, कोड को एग्जीक्यूट करा लेगा इधर ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्नीफर क्या है। स्नीफर मतलब भी होता है कि आपका जो मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का राउटर है, इधर जो है वो इनकमिंग कुछ है या ट्रैफिक आ रहा है, तो यहाँ पे स्नीफर है मान लीजिए आपने लगा रखा है, तो वो करता रहता है कि हाँ क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्नीफर इज अ प्रोग्राम विच मॉनिटर एंड एनालाइजेस नेटवर्क ट्रैफिक, डिटेक्टिंग बॉटलनेक्स। As a technology, Sniffer can be deployed legitimately to capture network traffic or monitor traffic to enhance a smoother flow of network traffic or maliciously to perform the some task। या तो मतलब आप स्मूथ ट्रैफिक के लिए या फिर उसका गलत काम के लिए, मेलिशियस टास्क के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेजिटिमेटली भी स्नीफर को हम यूज़ कर सकते हैं, और जब हम लोग जो हमारा इंटेंशन जब सही नहीं है तो स्नीफर जो है वही स्नीफर जो है आप उससे मेलिशियस टास्क जो है वो करवाते हो, ठीक है। आपका काम है देखना कि स्मूथ ट्रैफिक होता रहे, आपका काम नहीं है इंटरसेप्ट करना, और वो काम आप स्नीफर से करवा रहे हो। तो स्नीफिंग अटैक अकर्स व्हेन एन अटैकर यूजेज अ पैकेट स्नीफर to intercept and read sensitive data passing through a network. Common target for these attack includes unencrypted email messages, login credential and financial information. स्नीफर का पहले काम यही था कि जो प्लेन टेक्स्ट होते थे उसको रीड करके अपने हैंडलर को दे देना, जो अनइनक्रिप्टेड मेल है या ये है। लेकिन आज के टाइम में तो हर कुछ जो है वो क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है ना। नेक्स्ट ये जो SCADA, ठीक है, ये क्या है, तो SCADA स्टैंड्स फॉर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम ये क्या करता है ना कि जो मान लीजिए ऑयल रिफाइनरी सब है ना, उधर ये काम होता है, बिल्कुल सेंसिटिव प्लेसेस पे रियल टाइम में जो मान लीजिए जो ऑपरेशंस है उसका डेटा वो रियल टाइम में जो है वो सिस्टम को भेजता है, डिफरेंट सेंसर्स को यूज़ करते हुए, और मॉनिटरिंग होती है। यही है आपका स्काडा पढ़ो या जो भी पढ़ो, इसे सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स द automation of industrial process by gathering and analyzing real-time data to monitor and control equipment that deals with critical and time-sensitive matters or event। ठीक है, ये कम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जो क्या करता है कि ऑटोमेशन में हेल्प करता है। It connects the sensor that monitor equipment like motor, pump and valves to an on-site or remote server। ठीक है, it is a control system architecture compromising computers, network data communication and graphical user interfaces। यानी इसमें क्या क्या होता है, तो कंप्यूटर हो गया, नेटवर्क हो गया, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क हो गया, और GUI भी होता है फॉर हाई लेवल सुपरविजन ऑफ मशीन्स एंड प्रोसेसेस। तो स्काडा जो है वो क्या है, एक तरीके का ये कंट्रोल सिस्टम आर्किटेक्चर है
जो मतलब जो हाई सेंसिटिव टास्क कुछ ऐसा होता है तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि साइबर एस्पियोनेज मतलब क्या होता है? एस्पियोनेज का मतलब ये होता है कि जासूसी करना, द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग इन साइबर वर्ल्ड। साइबर एस्पियोनेज मतलब प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग इन साइबर वर्ल्ड। ठीक है, क्या है कि द इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट ऑफ स्पाइंग इज साइबर एस्पियोनेज, all kind of attempts to spy someone else's data or information, either getting the data without the permission of the owner or the custodian of information, can be called cyber espionage. This is a type of cyber attack committed against a rival business or a government organization. The purpose of cyber espionage, देखिए स्पाई कोई भी क्या करता है तो वो अपना जो उसका कॉम्पिटिटर है, मान लीजिए कोई उसका फॉर्मूला चुराना है, मान लीजिए कि ये भी कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस कर रहे हैं, ये भी कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस कर रहा है। अब इसको लग रहा है इसका तो ज़्यादा बिक रहा है, क्या रॉकेट साइंस छुपा रखा है, तो करेगा स्पाई, लेगा फॉर्मूला, फिर वो भी इम्प्लीमेंट करेगा कि हाँ मेरा भी बिके सामान कुछ ऐसा। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ये आपको समझाने के लिए है कि यही है साइबर एस्पियोनेज। ठीक है, आप इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा स्टक्सनेट क्या है? ये वन लाइनर आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट डिजिटल वेपन। ठीक है ना, देखिए क्या है ये कि मैलिशियस कंप्यूटर वॉर्म फर्स्ट अनकवर्ड इन 2010 एंड थॉट टू हैव बीन इन डेवलप्ड सिंस एटलीस्ट 2005 से ही डेवलप हो रहा था। स्टक्सनेट टारगेट सुपरवाइजरी कंट्रोल, ठीक है, जो हमने स्काडा भी पढ़ रहे थे ना, उस टाइप के सिस्टम को ये हिट करता है। जैसे आप इधर देखो कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था ना, उस पर कुछ रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ना, तो उसमें स्टक्सनेट का ही यूज़ हुआ था। ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि आप यदि गूगल करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये यूज़ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इम्बेजलमेंट इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। ये क्या होता है इम्बेजलमेंट? क्या है कि मान लीजिए कि एक यूज़र है ABC, उसको ना बैंक जो है वो एक सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, या मान लीजिए हम लोगों को 25 को सैलरी मिलता है ना, सबको मिलता है। तो जो बंदा इधर बैठा है ना सिस्टम पे, जिसको ये साइन हुआ है, जो मान लीजिए ट्रिकल फीड फाइल रन करता होगा। ट्रिकल फीड बोले तो अभी हम सबके पास दूसरा सिस्टम है कि मान लीजिए कुछ चलता होगा ना, कुछ शेड्यूलर टाइप चलता होगा, या जहाँ पे डेटा होगा कि किसको कितना सैलरी देना है। अब वो बंदा क्या करे कि उसी को ना मॉडिफाई कर दे, उसको मान लीजिए कि 50,000 मिल रहा, वो लिख दे 1 लगा दे इधर 150 के, ऐसा कुछ करे, तो दिस इज इम्बेजलमेंट। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसे तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी आप एक बार रीडिंग करते हैं क्या है। Embezzlement refers to a form of white collar crime in which a person or entity intentionally misappropriates the asset entrusted to them. जो एसेट उनको मिला है उसका वो मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर रॉन्ग पर्पस। इन दिस टाइप ऑफ फ्रॉड द embezzler attains the asset lawfully and has the right to possess them, but the asset are then used for unintended purpose. आपको लैपटॉप मिला है प्रोग्रामिंग करने के लिए और आप लैपटॉप मूवी देखने के लिए यूज़ करो, कुछ ऐसा है ना। उसको जो मान लीजिए सिस्टम मिला है, ठीक है, जिस भी चीज़ के लिए, अब वो सिस्टम को मिस यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एम्बेजलमेंट कैन अकर व्हेन एन एम्प्लॉय यूजेज इंटरनल सिस्टम टू डाइवर्ट मनी फ्रॉम द बिजनेस टू हिज और हर ऑन पर्सनल अकाउंट। अब मान लीजिए कि कोई बैंक में काम कर रहा है, कैशियर साहब है, मान लीजिए कोई XYZ। अब कस्टमर दिया पैसा हमारे अकाउंट में जमा कर दो, कर दिया अपने अकाउंट में जमा, नौकरी तो जाएगी और इज्जत भी जाएगा उनका। तो ये भी ये एम्बेजलमेंट ही है। ऐसा नहीं है कि अब वो बैंक का डेटाबेस क्यों एक्सेस कर रहा है, मान लीजिए, क्योंकि उसको राइट है ना, उसका वो तो राइटफुली जॉब लिया है उसने, एग्जामिनेशन पास करके, फिर बैंक उसको बिठाया है उधर। ठीक है, लेकिन वो उसका यूज़ कुछ और ही कर रहा है, कभी कभी करते भी हैं लोग। ठीक है, तो दिस इज एम्बेजलमेंट। अब क्या MITM अटैक क्या है? मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है कि वेयर एन अटैकर रिलेज एंड पॉसिबली अल्टर्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज हु बिलीव दे आर इन कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली। मतलब A और B यदि कर रहे हैं बात आपस में दोनों,
यहाँ पर एक आ जाएगा मैन इन द मिडिल, बहुत इनको मन लगता है दूसरों की बात सुनने में। ये आ गए इधर, अब इनका बात भी सुन रहे हैं, इनका बात भी सुन रहे हैं। इन लोगों को लग रहा कि नहीं नहीं हमारा बात कोई सुन ही नहीं रहा। फिर इसी बीच में कांड हो जाता है कि मान लीजिए इन्होंने कुछ अपना कुछ बताया इसको, ठीक है, या इन्होंने कुछ बताया, बस इसका ये अपना करेंगे, आगे एक्सप्लॉइट करेंगे उस जानकारी का जो भी मिला इसे। तो मेन इन द मिडिल अटैक में क्या होता है कि अटैकर रिलेज एंड पॉसिबली अल्टर्स द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज हु बिलीव they are communicating directly. The goal of an attack is to steal personal information such as login credential, account detail and credit card number. Targets are typically the users of financial application, e-commerce site and other website where logging is required. ठीक है, वैसे यूजर को टारगेट करते हैं जो सेंसिटिव पोस्ट पे हैं। मान लीजिए कोई सर्वर हैंडलिंग कर रहा है या डीबीए है या कुछ ऐसा है, उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, जब वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसी बीच में ये जो है वो क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है। हमारे बुक में ना एक पढ़ोगे तो 14 चैप्टर में एक था कि पनिशमेंट साइबर टेररिज्म के लिए। साइबर टेररिज्म है कवर किया हुआ, लेकिन थ्योरेटिकल था, इसमें कुछ था नहीं, इसलिए मैंने इसे कवर नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसमें मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लगा कि साइबर टेररिज्म में क्या है कि जहाँ भी ये लगेगा कि जो आपकी सॉवरेनिटी है आपके नेशन की, आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा 66F। ये सेक्शन है आईटी एक्ट 2008, ऐसे 2010 में हुआ था ये 2010। ठीक है, 2008 में बुक में हमारा 2008 लिखा हुआ है कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है एज अ पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म एक्टिविटी। ठीक है, नेशन के सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए 66F, ये याद रखना है, ये आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है कि हमारा इसी में था कि साइबर अटैक कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक टारगेटेड अटैक होता है, एक अपॉर्चुनिस्टिक अटैक होता है। पहले से टारगेट करके रखा हुआ है, दूसरा मौका मिला तभी अटैक कर दिया। तो ये 2 था, हमारे बुक में है लिखा हुआ। इसको डिटेल में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, यू ऑल नो वेरी वेल। अब क्या है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एन अटैक क्या क्या हो सकता है, ये इसमें से क्वेश्चन आएगा आपको, वो केस स्टडी टाइप छोटा सा बन के। देखिए क्या होता है। सबसे पहले क्या हो सकता है, मान लीजिए आप एक अटैकर हो, आप क्या करोगे, तो पहले प्लान करोगे कि किस सिस्टम को टारगेट करना है। ठीक है, अब टारगेट जब कर लिया तो उसको एक्सप्लॉइट कैसे करें, तो एक्सप्लॉइट करने के लिए सोचोगे ना कि वहां पर ट्रोजन एक डाल देते हैं, ट्रोजन वायरस कोई, अपना ही वायरस आपने लिखा हुआ है, प्रोग्राम डाल देना है कि बस वहां पे वो क्लिक करे और आपको सारा ईमेल में, यदि नेट है तो ईमेल से आ जाए, या जब भी कोई हो तो कहीं पे टेक्स्ट फाइल बन के रख देंगे किसी डायरेक्टरी में, और जैसे ही कंप्यूटर ऑन होगा, या फिर वहाँ पे आप खुद भी लिख सकते हो कि यदि वो इंट्रानेट में भी है, इंटरनेट में यदि ड्राइवर है उधर, तो वो खुद ही ऑन कर लेगा, मेल कर देगा और फिर से इंट्रानेट में चला जाएगा। मैंने भी ऐसा प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो वो कर सकता है। टारगेट विक्टिम सिस्टम, ये मैंने इंट्रानेट और इंटरनेट वाला लिखा है, ये मत समझना कि मैं साइबर अटैक वाला कुछ किया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंस्टॉलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मालवेयर। ठीक है, टारगेट सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिए, अब उस जो भी आपने इंस्टॉल करा उसको ट्रिगर करोगे, तो कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द टारगेट विक्टिम सिस्टम। ठीक है, क्या क्या हुआ, पहले प्लान किया, फिर एक्सप्लॉइट किया सिस्टम को, इंस्टॉल किया विक्टिम सिस्टम पे मालवेयर को, ठीक है यहाँ पे, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगा उस मालवेयर को। कमांड एंड कंट्रोल द टारगेट विक्टिम सिस्टम। अब एक बार हो गया सब कुछ इस्टेब्लिश, मान लीजिए इंस्टॉल कर दिया, चला के देख लिया सब कुछ ठीक है, तो अब बस अब कमांड देना स्टार्ट करिए, रिमोटली उसको देना स्टार्ट किया कमांड, और जैसे कमांड दिया तो बस डेटा लेकर के आ गया। और ये भी करना है कि किसी को ट्रेस हमारा पता नहीं चले, डिलीट कर दो डेटा लेने के बाद। तो दीज आर द स्टेजेज ऑफ एन अटैक। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आज का ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड देन अगेन आई विल मेक यू रिमेंबर कि यदि आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो यू विल हैव टू जस्ट डाउनलोड गिकी बैंकर ऐप। मैंने यहाँ पे लेक्चर कवर किया हुआ है, बट मॉक टेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आप जाओ, आप मॉक टेस्ट का एक बार प्रीव्यू देख लो, यदि आपको लगता है कि सही क्वेश्चंस हैं इधर। और मैं करता क्या हूँ कि मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने इधर कवर नहीं किया हुआ है कि आप जो है वो मल्टीपल चॉइस ऐसे नहीं, मैं डिटेल में कवर करता हूँ। हो सकता है कि एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन निकला है, तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि कितना डिटेलिंग में करना है तो मैं उसको डिटेल करता हूँ। ठीक है, तो फॉर मॉक टेस्ट जस्ट गो एंड डाउनलोड गिकी बैंकर ऐप। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग
And if you have not subscribed our channel yet, YouTube channel, then please subscribe. ठीक है, thanks for watching. Thanks again.